नशा बना समाज के लिए कोड। बर्बाद हो रही है युवा पीढ़ी। आज युवा लेमन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आप देख रहे हैं हमारी एक जंग नशे के खिलाफ। वो नशा जिसने समाज को हिलाकर रख दिया है, खासकर इन दिनों मुंबई और महाराष्ट्र और पूरे देश में जिस तरह से नशे के कारोबार में लोग लगे हैं और नशे की वजह से आने वाली युवा पीढ़ी जिस तरह से उसका शिकार हो रही है और नशे ने उन्हें बर्बाद कर लिया है। जिन युवाओं के हाथ में देश का भविष्य है, उन्हीं युवाओं पर हम अपने तमाम दर्शकों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार इस कोशिश में लगे हुए हैं कि मौत से हर कोई डरता है। मौत का खौफ सभी को है, गली हो या मोहल्ला, नुक्कड़ हो या चौराहा, सभी जगहों पर नशाखोरी हो रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि नशेड़ियों में सबसे ज़्यादा संख्या युवाओं की है। वो युवा जो या तो स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट हैं या फिर कॉल सेंटरों में काम करने वाले बच्चे। ये सिर्फ एमडी का खौफ नहीं है, ये पूरी तरह से उस नशे का खौफ है जिसने पूरे समाज को अपने घेरे में ले रखा है। कई परिवार को ये पता ही नहीं है कि उनके बच्चे किस तरह का नशा ले रहे हैं। नशे की लत ने पूरी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रखा है। एक मुहिम हमने छेड़ रखी है, एक मुहिम समाज ने छेड़ रखी है, एक मुहिम कानून ने छेड़ रखी है, एक मुहिम सभी ने मिलकर छेड़ रखी है और इसका हम हिस्सा हैं। और इस हिस्से को हम अपने चैनल के ज़रिए आम जनता तक भी ले जा रहे हैं। बहुत ऐसी जगहों पर जहां पर ये चीज़ें मिलती हों, नशे की चीज़ें मिलती हों, पुलिस की सहायता से रेड डलवाना, उन्हें गिरफ्तार करवाना, ये एक अलग पहलू है। हम चाहते हैं एक जनजागरण हो। वो युवा पीढ़ी जो खोखली होती जा रही है, समाज जिन्हें अलग नज़रिए से देखने लगता है, वो मुख्य धारा में आए, अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करें। हमारा मकसद ये है और हम इसी मकसद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लेमन न्यूज़ इस मुहिम में हिस्सा ले रहा है और लेमन न्यूज़ के साथ कई ऐसी शख्सियात जुड़ी हैं जिन्होंने इस लत के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। ऐसे दो व्यक्ति फिलहाल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने समाज में अपने अपने मोहल्लों में, अपनी अपनी गलियों में, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में, अपने लोगों के बीच स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सब जगह ये मुहिम छेड़ रखी है। स्टूडियो के माध्यम से अगर हम बात करें तो इस वक्त हमारे साथ दो महत्वपूर्ण अतिथि हमारे साथ हैं। स्नेहिल ढाल साहब हैं हमारे साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्नेहिल जी। स्नेहिल जी क्राइम एक्सपर्ट है। क्राइम एक्सपर्ट यानी कि खुद क्राइम नहीं करते हैं, जो क्राइम चल रहा हो उस पर नज़र रखते हैं। और किस तरह से नज़र रखते हैं, हम देखेंगे कि इस मामले पर वो क्या क्या राय अपनी रखते हैं और बहुत ही बड़े प्रॉस्पेक्टस पर पूरे विश्व भर में कैसे ये जहर फैल रहा है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ दूसरी हमारी महत्वपूर्ण, हमारी पुरानी दोस्त गुरप्रीत कौर चड्ढा जी हमारे साथ हैं। गुरप्रीत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बात स्नेहिल जी से करते हैं क्योंकि चूंकि हमने बात शुरू की थी क्राइम एक्सपर्ट की, एक अजीब सा आपके साथ टैग जुड़ गया स्नेहिल सर कि ये एमडी नशा, पहले ये नशा होता था सुर्ती, तंबाकू, सिगरेट, अब उसे नशे में नहीं, उसे रेगुलर चीज़ों में ले लिया जाने लगा है, पान पराग और ये। उसके बाद तरह तरह के नशे आए जो कभी इंजेक्शन लेना, कभी नाक से लेना, कभी अलग अलग तरीके ज़बान पर चाट के लेना। बड़ी बड़े घरों के बच्चे इसमें बर्बाद हुए, कई सेंटर्स खोले गए। आज के दौर में नई पीढ़ी फिर से इसका शिकार होती जा रही है। इसे बड़े पर्सपेक्टिव पे आप देखेंगे तो क्या पाते हैं? आजकल का मेन प्रॉब्लम यह है कि जब भी एक कोई पर्टिकुलर ड्रग का मिलना बंद हो जाता है, ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, तो इमीडिएटली दूसरा टाइप का मार्केट में लेके आया जाता है। जहाँ तक हमारा ग्लोबल पर्सपेक्टिव में लेना देना है,
ड्रग्स की जो अंडरस्टैंडिंग है बाहर के देशों में, वो शुरू में ही बता देते हैं बच्चों को कि इसको कैसे लिया जाता है, क्या उसका उससे क्या उनको किक मिलता है, और साथ ही में उनको ये भी बता दिया कि अगर इसको लोगे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी, लीगली, मेंटली, फिजिकली और हेल्थ के लिए भी। ये एक ऐसा नशा है, ड्रग्स एक ऐसा नशा है जो कानूनन भी गलत है, सामाजिक दृष्टिकोण से भी गलत है, अपने सेहत के लिए भी वो नुकसानदेह है, और जिस परिवार में आप रहते हैं उस परिवार पर क्या बीतती है ये उस परिवार के बड़े लोगों को ही पता होता है। समाज में काम कर गुरप्रीत जी, आप समाज में काम करती हैं, आप एक राजनीतिक दल से जुड़ी हुई हैं, आप अपने NGOs चलाती हैं, आप तरह तरह की फिल्मी और सीरियल्स वगैरह की और एंटरटेनमेंट मीडिया से जुड़े हुए लोगों के भी संपर्क में होती हैं। क्या पाती हैं पहले तो इस जहर को लेकर लोगों की क्या धारणा है, और कौन से ऐसे लोग हैं जो इस जहर से अछूते हैं? सलमान जी, ये बहुत ही संजीदा मुद्दा आज आपने लिया है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी लेमन न्यूज़ का भी, क्योंकि इसके माध्यम से ये बात हम बहुत लोगों तक पहुँचा सकते हैं। ड्रग्स एक बहुत ही ख़तरनाक कीड़ा है ये, जिसको हमें अभी से ही कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने देखा है जब हम ज़्यादातर काम करते हैं स्लम्स में जाके, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये या तो स्लम्स के लोगों में है या फिर हाई क्लास लोगों के बीच में है। आजकल इसको एक ट्रेंड माना जाता है कि अगर आप ड्रग्स लोगे, आप ये सब हाई प्रोफाइल चीज़ें करोगे तो आपका नाम होगा, आपको लोग एंटरटेन करेंगे। अगर आप ये सब नहीं करोगे, जहाँ पर पहले माना जाता था कि आपको किसी को अल्कोहल के लिए कंपनी देनी है, आजकल लोग इसको माना जाता है कि जब तक आप ड्रग्स के लिए एक दूसरे को कंपनी नहीं दोगे तो आपके साथ लोग खुलेंगे नहीं, आपके साथ उठे बैठेंगे नहीं। ये बहुत ही ज़्यादा संजीदा मुद्दा है कि जब हम छोटे वर्ग में जाते हैं, परिवारों के साथ क्या बीत रही है, कितना मुश्किल लोग झेल रहे हैं, स्पेशली जो वो परिवार जो ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बच्चे, युवा पीढ़ी कैसे इसमें। ये बच्चों के साथ गरीब तबका, अमीर तबका, ऐसा कोई तबका नहीं है जो इस नशे की जद में ना आया हो। ज़रूरत इस बात की है कि उन्हें सचेत किया जाए, सजग किया जाए, कार्रवाई की जाए। कार्रवाई कानून के डंडे से तो शायद ये मामला हल होने से रहा। हम इस पर आते हैं, बात करेंगे कि क्यों ये जहर आगे बढ़ता जा रहा है। एक बहुत अच्छी बात उठाई गुरप्रीत जी ने कि अल्कोहल आप अगर साथ में नहीं पीते हैं तो आपकी मित्रता थोड़ी कम लगती है। अब आज के दौर में ये दौर आ गया है कि अगर आप ड्रग्स साथ में नहीं लेते हैं तो आपकी मित्रता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। हम बात MD की कर रहे थे, MD का खौफ। जी हाँ, MD वही MD जो आज के युवाओं के खौलते खून में इस कदर घुलता जा रहा है कि लगातार युवा पीढ़ी नर के गर्त में धंसती चली जा रही है। आज के इस विषय पर हमसे चर्चा में कई अतिथि जुड़ेंगे, कई ढेर सारे मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं एक खास रिपोर्ट कि दरअसल ये MD है क्या। बच्चों को बर्बाद कर रहा है MD का नशा। बच्चे हो रहे हैं MD नशे के आदी। नशे के सौदागरों के निशाने पर स्कूली बच्चे पान मसाले में मिलाकर बेच रहे हैं नशा। प्रतिदिन अस्पताल पहुंच रहे हैं 15 से 20 बच्चे। कौन है वो जो रच रहा है देश के खिलाफ साजिश? देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में इन दिनों बांटी जा रही है मौत। जी हां, हम बात कर रहे हैं MD की, जिसका नशा करने के बाद खुमारी सी छा जाती है। नींद, भूख सब कुछ गायब हो जाती है और देखते ही देखते शरीर के भीतर का एक एक हिस्सा गलने लगता है। सबसे पहले आप ये जान ले कि आखिर MD होता क्या है। MD यानी कीटनाशक, जो मेफेड्रोन या मिथाइल फेनिडेट के नाम से जाना जाता है। MD को सिर्फ किसानों को बेचा जाता है ताकि फसल में लगने वाले कीट का खात्मा किया जा सके। लेकिन नशे के सौदागर इसकी गोली का पाउडर बनाकर 25 रुपए की गोली को 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक बेच रहे हैं। नशे के सौदागरों ने मुंबई के रिहायशी इलाकों से लेकर झोपड़पट्टियों तक अपना जाल बिछा रखा है, जिसमें 14 साल से लेकर 30 साल तक के बच्चे लगातार इसमें फंसते चले जा रहे हैं। आलम यह है कि MD अब हर परिवार के गले की फांस बन चुका है। हम खड़े हैं इस समय दक्षिण मुंबई के जकेरिया मस्जिद स्ट्रीट में, जहां आप आसानी से देख सकते हैं इस गली में एक
बैनर लगाया हुआ है जिस पर लिखा है खतरा, जहर से बचे और बचाए। नौजवान मरते हैं सिर्फ 6 महीने में, कई मर चुके हैं, कई आत्महत्या कर चुके, कई लापता हैं और कई तड़प रहे हैं। हमारे स्कूल और कॉलेज के बेशुमार बच्चे और बच्चियां जहरीला नशा एमडी की वजह से यह हमारे इलाके में अभी भी जारी है, तो इन्हें रोके और भगाए या पुलिस का साथ ले और इस नंबर पर शिकायत करे। जो नंबर दिया गया है 9821136362। और साफ तौर पर इस तरह की मुहिम अमूमन मुंबई के विभिन्न इलाकों में देखा जा रहा है, जहां पर आज की युवा पीढ़ी इस नशे की नर्क के गर्त में जाने को मजबूर है। इसे यह विदेशी मुल्कों की साजिश कहें या फिर कुछ और, अगर समय रहते ही इस ड्रग्स की चपेट से आज की नवयुवाओं को छुड़ाया नहीं गया तो आने वाला दिन विकट भरा हो सकता है। पिछले 6 महीनों में एमडी का सेवन करने वाले बच्चों में बेतहाशा वृद्धि हुई है और वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। यही कारण है कि मुंबई के ढेर सारे इलाकों में लोग अब अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आ चुके हैं और लेमन न्यूज की मुहिम से लगातार जुड़कर एमडी बेचने वालों और उसका सेवन करने वालों के खिलाफ जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये मेरी चाची है, इनका लड़का है जो हमेशा मतलब एमडी के नशे में, क्योंकि अभी आज ये एकदम कॉमन हो गया है एमडी, हर डोर टू डोर भी मिल रहा है, लेकिन इसका कोई एक पुख्ता कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहा है। पुलिस प्रशासन को भी समझाया है, पुलिस हेल्प कर रही है, हमारी हर हाल में कर रही है, लेकिन ये एक चीज़ एक गिरोह का नहीं है कि मतलब पुलिस एक ही जगह पे एक्शन ली जाए। ये हर एक गली और एक मोहल्ले का है और इसमें सारे से सारे टीनेजर्स ही है जो ये बच्चे खा के आ रहे बाहर से, माँ बाप को पता नहीं चलता ये क्या खा रहे क्या नहीं है। बट येस, ये एक एडिक्शन है। परेशान घर में इतना करते हैं ये लोग कि मतलब घर में यहाँ तक कि घर की सारी चीज़ें भी बेच देते हैं। शॉर्ट टेम्पर, घर में हर चीज़ को तोड़ना फोड़ना, पूरी रात सोना नहीं, बस तकलीफ देना और क्या, नेबर्स को परेशान करना, लोगों लोकेलिटी में परेशान करना, पैसे मांगना। तो एमडी नशा जो लेते हैं, आज उनके घर की फैमिली की हालत ऐसी हो गई है कि अगर फैमिली में एक ही बच्चा है और अगर उनके माँ बाप जो है 60-70 साल के हो गए हैं, आज उनके पास काम नहीं है, वो घर पे आके परेशान करते हैं कि मुझे पैसा चाहिए और उसकी आदत हो गई है एमडी की। और हमारा भी प्रशासन से एक ये है सवाल कि भाई कुछ रिहैब का ऐसा फैसिलिटीज़ करे जो प्रशासन फ्री ऑफ कॉस्ट करे, जो ऐसे लड़के लोग जो जिनको नशे की आदत हो गई है उनको जाके एक रिहैब में अपन फ्री में करवा सकते हैं, क्योंकि ये एमडी के वजह से काफ़ी पूरा फैमिली परेशान है, पूरे बिल्डिंग के लोग परेशान रहते हैं, आजू बाजू के पड़ोसी लोग परेशान रहते हैं। इस तरह का नशा है ये। बहरहाल आप भी हो जाइए सावधान। यदि आपका बेटा या आपकी बेटी घर से बाहर ज्यादा समय व्यतीत करते हो तो उन पर रखें अपनी नजर, उनकी ले सुध, क्योंकि एमडी का जहर आपके उन मासूमों को कब अपनी चपेट में ले लेगा आपको इसकी कल्पना तक नहीं होगी। फिलहाल ड्रग्स के खिलाफ हमारी ये जंग जारी रहेगी। संजय मिश्रा, लेमन न्यूज, मुंबई। ये था एमडी का जहर और हमारी एक हमने बताने की कोशिश की कि आखिर है क्या, लोगों के दिलों में क्या चल रहा है, लोग किस तरह इस जहर से परेशान हैं, किस तरह समाज को खोखला कर रहा है ये जहर और क्यों लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है ये जहर। क्यों लोगों को ये लगता है कि इस जहर को लेने से, माफ़ कीजिए, उनके लिए ये जहर नहीं, शायद उनके लिए ये अमृत हो, उन बकौल उनके वो अमृत लेकर कैसे समाज में तनकर चल सकते हैं, लेकिन वो नहीं जानते आने वाली पीढ़ियों को वो बर्बाद कर रहे हैं, अपनी नस्लों को खुद वो बर्बाद कर रहे हैं। हमारे साथ स्नेहिल जी हैं, हम बात कानून की कर रहे थे, कानून के डंडे की कर रहे थे, उनके बीच जाने की बात कर रहे थे, कैसे रिहैब सेंटर्स चल रहे हैं उस पर हम बात करेंगे, कैसे समाज का छोटा से छोटा तबका और बड़े से बड़े तबके में ये जहर अपने पैर पसार चुका है। हम गुरप्रीत जी से बात करेंगे। इससे पहले हम चलते हैं हमारे अपने सहयोगी संजय मिश्र के पास। संजय मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार जब हम इस मुहिम को चला रहे हैं तो संजय मिश्रा जी, हमारे प्रदीप शर्मा, सलामत अली, अवनींद्र आशुतोष, हमारी पूरी टीम ने शहर के चारों कोने में हर तरह से एक जन जागरण अभियान छेड़ रखा है। जहाँ पर भी हमें पता चल रहा है कि समाज का कोई तबका इस मामले पर पहल कर रहा है, जन जागरण करना चाहता है, हम अपनी टीम के साथ वहां पहुंच रहे हैं और वहां जन जागरण मुहिम में हम भी हिस्सा ले रहे हैं और उनका भी मॉरल बढ़ा रहे हैं। संजय जी, हम आपके पास आते हैं। संजय जी, ये बताएं,
ये जब से हमने ये मुहिम छेड़ी है, समाज में पहले तो ये बताएं कि इसका रिएक्शन क्या है, दूसरा वो क्या चीज़ें हैं जब आप युवा के पास जाते हैं, यूथ के पास जाते हैं, समाज के उस तबके के पास जाते हैं जो संभ्रांत कहा जाता है, क्यों इस जहर का आदी होता जा रहा है, कैसे इस मकड़जाल में आ गया है। सलमान जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि समय का दौर जैसे जैसे बीतता जा रहा है, कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। और जो मंजर हमने देखा है मुंबई के कई इलाकों में, उसे देखने के बाद किसी के भी होश फाख्ता हो जाएंगे। आज की नवयुवा पीढ़ी कैसे नशे की चपेट में आ चुकी है और लगातार इस नर्क की गर्त में वह कैसे धंसते चले जा रही है, यह वो दलदल है जिससे निकल पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा है। और खास करके हैरान कर देने वाली बात यह है कि जिस भारतवर्ष का भविष्य युवाओं के कंधे पर है, वह युवा पूरी तरीके से ड्रग्स की चपेट में आ चुका है। और अब एक नई चीज, एक नई जहमत जो युवा पीढ़ी के सामने है, वह एमडी के रूप में है। दरअसल आपने जो पूछा वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दरअसल ये एमडी है क्या। ये है वो कीटनाशक जिसका इस्तेमाल करते हैं वो किसान जो फसलों में नुकसानी ना हो, बड़े पैमाने पर फसलों में जो कीट लग जाती है वहां कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जाता है। उसी को मिलाकर 25 रुपए की ये गोली 400 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक बेच दी जा रही है। और आज की जो युवा पीढ़ी है ज्यादातर इस एमडी के करीब आ रही है। और खास करके स्कूल, कॉलेजेस, तमाम जो कैंपस है उसके आउटसाइड प्रेमाइसेस में जो आउटसाइडर लोग जो होते हैं उनका बड़े पैमाने पर जमावड़ा देखा जा रहा है। पहले तो वह मुफ्त में यह नशा देते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इस नशे का सेवन करता है उसे बार बार यह तलब होती है, बार बार उसका मन करता है कि वह उस नशे की आगोश में जाए जिसका उसने इस्तेमाल किया था। अंततः गत्वा वह उस कीटनाशक दवाई का सेवन करता है। हमने दक्षिण मुंबई के उस इलाके का जायजा लिया है सलमान जी, जहां पर एक 80 साल की वृद्धा अपने जवान बेटे के अपने स्वास्थ्य को लेकर इस कदर चिंतित है कि उस पूरे घर का दारोमदार उस युवा के कंधे पर है। और वो जो युवा है वह मृत्यु शैया पर पड़ के अपने जीवन का अंतिम सांस गिनने को मजबूर है, सिर्फ और सिर्फ एमडी की महाबदौलत। ये एमडी जो है ये इसके ऊपर कोई अपराध नहीं है। पुलिस सूत्रों की यदि माने, हमारी मुंबई पुलिस के दक्षिण प्रादेशिक विभाग के एडिशनल कमिश्नर श्री कृष्ण प्रकाश जी से हमारी बात हुई थी। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि पहले एनडीपीएस में इसे नहीं लिया गया था, लेकिन अब पुलिस ने पूरा मन बनाया हुआ है कि जिस तरह से पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू की है, जिस तरह से लेमन न्यूज की यह मुहिम है, लगातार टीवी न्यूज चैनल पर हम मुंबई के अलग अलग इलाकों का तस्वीरें जो मुंबई पुलिस तक पहुंचा रहे हैं, उससे पुलिस हैरान है। पुलिस अब इस मामले को एनडीपीएस से जोड़ने का मन बना चुकी है। बीते दिनों बड़े पैमाने पर लोगों की गिरफ्तारियां हुई, चाहे पायधुनी की बात करें, नागपाड़ा की बात करें, भाईखला की बात करें, अंधेरी पश्चिम के उस डोंगर इलाके की बात करें, मलाड पश्चिम मालवनी की बात करें, तो वहां पर एक लंबी फहरिस्त है इस तरह के मादक पदार्थों का सेवन करने वाले उन युवा पीढ़ियों का, जिनके अभिभावक जो हैं उनके सामने यह चिंता का विषय बन चुका है। और यही कारण है कि अब मुंबई के तकरीबन 227 नगर सेवक जो हैं सलमान जी, उन्होंने अपने इलाके में एक मुहिम छेड़ दी है। लेमन न्यूज के इस मुहिम के साथ वह जुड़ चुके हैं और अब उन्होंने भी अपने इलाकों में अलग अलग जगहों पर आंदोलन का यह मुहिम स्वरूप लेता जा रहा है। जी, एक आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। मात्र एमडी नहीं, नशे के खिलाफ जितने भी आंदोलन होंगे लेमन न्यूज को आप आगे पाएंगे। लेमन न्यूज के माध्यम से हम चाहते हैं वो पीढ़ी जो समाज को कुछ दे सकती है, वो पीढ़ी जो रचनात्मक है, वो पीढ़ी जिसमें संभावनाएं हैं, वो पीढ़ी जो देश को दिशा दे सकती है, वो युवा पीढ़ी कहीं से दिग्भ्रमित न होने पाए, नशे का शिकार न होने पाए। ये हमारा वादा है आपसे। हम हर उस गली और मोहल्ले में पहुंचने का प्रयास करेंगे जहां के लोग इस जंग में शामिल हैं। कानून लेना हमारे हाथ में नहीं, कानून को हम हाथ में नहीं ले सकते, लेकिन कानून का सहारा जरूर हम बन सकते हैं। कानून के माध्यम से, उन जांच एजेंसियों के माध्यम से, वहाँ के लोकल संस्थाओं के माध्यम से हम समाज में ज़रूर अपने पैर पसारने की कोशिश करेंगे। इस जरिए से अगर हमने सोचा
कि हमने नशा मुक्त अगर मुंबई कर लिया, नशा मुक्त अगर महाराष्ट्र कर लिया तो बहुत कुछ हमने पा लिया, ये हमारा मानना है। बात हम कर रहे थे, संजय जी ने हमको एमडी के बारे में बताया कि वो किसानों के लिए कीटनाशक का काम करने वाला वो पदार्थ अब युवाओं के नशे का कारण बन रहा है, वो नशे में उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या वो कौन से लोग हैं, वो कौन से किसान हैं जो इस जहर को हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद करने पे लगा रहे हैं? उन किसानों तक भी हमें पहुंचना है, तथाकथित किसानों को तक जिन्होंने इस नशे के कारोबार को और इस देश की संभावना को, युवा पीढ़ी को खोखला करने का प्रण कर रखा है। ऐसे लोगों को हम जवाब देंगे हर तरीके से। हमारे साथ में स्नेहिल ढाल साहब है। स्नेहिल ढाल साहब, हम जब बात कर रहे थे कानून की, कानून के डंडे की, हम बात कर रहे थे कि जब युवा वर्ग इस मामले में पाया जाता है, उस पर गिरफ्तारी होती है, उस पर केस लगता है, वो सुधार गृह भेजा जाता है, वो जेलों में ठूसा जाता है, क्या ये एकमात्र उपाय हो सकता है कि सख्ती के साथ उन्हें इस दलदल से निकाला जाए? अभी कानून का डर तो सभी को रहता ही है, पर कानून का डर तब नहीं रहता जब कोई चीज़ कानून में लिखी ही ना हो। जैसा भी संजय जी ने हमें बताया कि एमडी पहले नार्कोटिक्स के लॉ के अंडर में आता ही नहीं था। जिस ढंग से इलीगल और जो अंडरवर्ल्ड के जो लोग हैं वो अपना डेटा रिसर्च करते हैं, मार्केट रिसर्च करते हैं, जानकारी उनके पास ज़्यादा होती है क्राइम की और ड्रग्स की, वही ढंग से हमारे पुलिस ऑफिसर्स और हमारा जो गवर्नमेंट है वो डेटा को प्रोसेस नहीं करती। इस वजह से क्या होता है कि जो डेटा उनके पास है उसको अगले ढंग से क्या किया जाए उसके बारे में उसके लिए बहुत टाइम निकल जाता है। अब जब तक गवर्नमेंट समझ पाती है कि करना क्या है तब तक गाड़ी निकल जाती है। जैसे आपका एमडी का इस समय सिचुएशन हुआ है, अगर गवर्नमेंट खुद ही पढ़ाने लग जाए सारे बच्चों को तो उससे क्या होगा कि बच्चों का अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बच्चों के अंडरस्टैंडिंग लेवल पर, इस देश के बच्चों पर, जिसे हम बार बार इस देश की संभावना कह रहे हैं, उस देश के बच्चे की उनकी संभावनाओं पर, उनके इंटेलेक्चुअल लेवल पर हमें कोई शक नहीं है। वो ज़रूर, उनमें बहुत संभावनाएं हैं, वो देश को नई दिशा दे सकते हैं, लेकिन शिकार हो रहे हैं ऐसे लोगों का जो हमारी पूरी की पूरी युवा पीढ़ी को खोखला करना चाहती है। बात करते हैं, आपके पास आते हैं, संजय हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, स्नेहिल जी हमारे साथ है, गुरप्रीत जी जुड़ी हुई है। हम बात करते हैं, हमारे साथ में डॉक्टर राजेश शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। हम कुछ इसके मेडिकल टर्म्स पर भी बात करते चले। राजेश शुक्ला जी, हाँ, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं? ये बताएं कि ये एक जहर ड्रग्स का, और इन दिनों उस जहर में कुछ एक नया नाम एमडी के रूप में लोगों में बड़ा प्रचलित है। वो युवा पीढ़ी जो अपने आप को स्टेटस सिंबल के रूप में ले रही है इस एमडी ड्रग्स को, उसके लिए आपके पास में क्या सजेशन है? क्या होना चाहिए? कैसे इस नशे से मुक्ति मिले समाज को, और क्या किया जाए? आप उसके मेडिकल टर्म्स में जरा बताने की कोशिश करें। MT45 जो ड्रग है, दैट इज कॉल्ड एज ओपिएट एनाल्जेसिक। ये एक तरह से, जब इसके साइड इफेक्ट पे बाद में बात करूंगा, पहले इसके इफेक्ट पे बात करता हूँ। ये जनरली उन लोगों को दिया जाता है जिन्हें दर्द की शिकायत बार बार होती है, जिन्हें लेकर आदमी एक हेलुसिनेशन यानी गुड फील फैक्टर के रूप में आता है। तो जब ये दवाइयाँ किसी तरीके से इंजेक्टेबल ली जाती है या टैबलेट के रूप में ली जाती हैं, जो पेशेंट रहता है या जो बंदा रहता है उसे गुड फील फैक्टर रहता है। 3 वर्ड होते हैं मेडिकल में, जिसको हॉल्यूसिनेशन, डेलीरियम, इल्यूजन कहा जाता है। दैट मीन्स आई एम फीलिंग वेरी गुड अबाउट माई सेल्फ, माई पेन हैज गॉन फ्रॉम इनसाइड एंड आई एम मच मोर हेल्दियर। ऑल्दो दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट, बट द सेकेंडरी इफेक्ट इज दैट यहाँ लोगों को ये दवाइयाँ लेकर बहुत सारे साइड इफेक्ट होने चालू होते हैं। फर्स्ट इफेक्ट जैसे होता है, किसी चीज को लेके आदमी को लगता है बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, लेकिन उसका टेम्पररी इफेक्ट फर्स्ट इफेक्ट होता है। जो लॉन्ग इफेक्ट होता है, लॉन्गर ड्यूरेशन का इफेक्ट, वो साइड इफेक्ट पेशेंट की मेमोरी पे इम्पैक्ट करता है। फिर उसके फिजियोलॉजिकल मीन्स उसके पचन तंत्री पे तकलीफ देती है, पेनक्रियास पे डायरेक्ट एक्ट करता है। तो इससे बहुत सारी मेडिकल एलिमेंट लॉन्गर ड्यूरेशन में आती है। जो बच्चा या जो इंसान इसको बार बार लेता है, उससे उसके मेंटल एब्सेंटीनेस होती है, मेंटल ब्लॉक क्रिएट होता है, और
बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो लॉन्गर ड्यूरेशन में, मे बी 2-3 साल के लगातार यूज करने पे उसे शारीरिक रूप में दिखने लगती हैं। जी, वो चीज़ें जो नुकसानदेह हैं, ये कुल मिलाकर बहुत संक्षेप में अगर डॉक्टर साहब, डॉक्टर शुक्ला आप बताना चाहें, ये कैसे, क्या युवा वर्ग पर इसका सबसे बुरा प्रभाव क्या पड़ता है? देखिए, आजकल के स्ट्रेस लाइफ में हर बंदा बहुत जल्दी बहुत ज्यादा कुछ अचीव कर देना चाहता है, और इस कंपटीशन के उसमें लोगों को ये लगता है कि मैं किसी तरीके से अपने आप को हमेशा आगे बढ़ना देखना चाहता हूँ। जब वो किसी न किसी तरीके से उसको अचीव नहीं कर पाता है, तो ही स्टार्ट बिलीविंग इन इट दैट हाउ आई कैन गेट द गुड फील, कि हाँ मैंने जो भी किया एफर्ट अच्छा किया। तो ऐसी सब जो ड्रग्स रहती हैं, चाहे वो किसी भी तरीके की हो, ये सब लेके अंदर से पेशेंट को या बंदे को लगने लगता है कि नहीं, अब मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ अचीव किया, बहुत कुछ कर लिया है, और उससे एक कंफर्ट, कंप्लीटनेस उसे लगने लगती है। जी। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस चीजों को दूर करने के लिए आज हमारे कॉम्पिटिटिव लाइफ में हमें सबसे छोटे बच्चे जो अभी कॉलेज गोइंग है या डिग्री कॉलेज में है, दे नीड टू अंडरस्टैंड नॉट द इफेक्ट बट द साइड इफेक्ट मोर प्रोमिनेंटली। अगर इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे तभी हम एक युवा पीढ़ी को मैसेज दे सकते हैं कि ये सब लेना जीवन के इस शुरुआती पल में एक अच्छेपन को महसूस करना है, लेकिन अगर लंबे दौर में हम देखने जाएं तो शारीरिक और मानसिक रूप से एक विकार पैदा होता है जो उसे किसी न किसी तरीके से वो सफलता की तरफ नहीं असफलता की तरफ ले जाएगा। जी, सफलता और असफलता के बीच आ गया है एमडी, युवा वर्ग को खोखला कर रहा है, उसकी संभावनाओं को ही खत्म कर दे रहा है एमडी। डॉक्टर शुक्ला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातें शेयर करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे डॉक्टर शुक्ला हमारे साथ जुड़े थे, जो बता रहे थे कि किस तरह से एक व्यक्ति जब इस तरह के ड्रग्स का सेवन करता है तो वो उसकी मानसिक दशा क्या होती है और कैसे धीरे धीरे शारीरिक रूप से वो एक तरह से ख़त्म कर देता है अपने आप को, उसके परिवार पर क्या बीतती होगी। हम उसके दूसरे कई पहलुओं पर जाना चाहते हैं और जताना चाहते हैं। नशा करने वाला व्यक्ति, गुरप्रीत जी, जब ये नशा करते हैं लोग, अल्कोहल के नशे वालों को ले लो, ये जब ले लेते हैं तो इन्हें लगता है कि ये इन्होंने अगर ये कुतुब मीनार के साथ खड़े हो तो इन्हें लगता है इन्होंने कुतुब मीनार हिला दिया। तो ये इस मानसिकता के हो जाते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो सही है और समाज उनके प्रति जो रवैया अपना रहा है वो गलत है। वो एक मानसिक रूप से इतने विकृत हो जाते हैं, इस तरह से अपने आप को समाज के लिए दुश्मन समझने लगते हैं, समाज को अपना दुश्मन समझने लगते हैं कि सब कुछ भूल जाते हैं, गलतियां करते हैं, परिवार तोड़ते हैं, समाज के लिए जहर का काम करते हैं, अपनी रोजी रोटी से तो जाते ही हैं, समाज में इस जहर को, क्योंकि अकेले तो करते नहीं, किसी और को जोड़ते हैं, अगला किसी और को जोड़ता है, ये चेन बनती जाती है। और इस चेन का ही नमूना अपने को देखने को मिल रहा है कि मुंबई शहर इस जहर के पूरी तरह से चपेट में आ चुकी है, जिससे छुटकारा पाने की जद्दोजहद में पूरा समाज लगा हुआ है। आप पुलिस अधिकारियों के साथ भी हो, आप सिने अदाकारों के साथ भी होती हैं, आप अपने राजनीतिक दलों के साथ में भी होती हैं, अपने संगठन, अपने एनजीओज़ के माध्यम से आम जनता तक भी जाती हैं, कई कार्यक्रमों के आयोजन के ज़रिए आप जाती हैं। इनमें ये वो क्या तरीका है, इनके बीच में जाया जाए, इन्हें समझाया जाए, इन्हें सिखाया जाए, या इनमें जो लोग अच्छे हैं इनकी मदद लेकर जो लोग बहके हैं उनके बीच जाया जाए, आखिर किया क्या जाए? पहले तो सलमान जी, मैं शुक्ला जी, डॉक्टर शुक्ला ने जो जैसे बोला कि सेवन के बाद ऐसे इंसान अपने आप को सुपीरियर समझने लगता है और उसको आसपास की सारी चीज़ें फेक लगने लगती है, ये डेफिनेटली बात है इसमें। और इन सब की अवेयरनेस दिलाने के लिए हमें जगह जगह पर एक कैंप्स लेने चाहिए, ड्रग अवेयरनेस कैंप्स करने चाहिए। और ना सिर्फ ये, इसमें जो सबसे उम्दा रोल अदा करने की ज़रूरत है वो है स्कूल्स के साथ साथ, जैसे स्नेहल जी ने बोला कि स्कूल्स की ज़रूरत है हमें अवेयरनेस करने की स्कूल्स में। के साथ साथ मुंबई पुलिस को भी डिफरेंट कैंप्स रखने चाहिए, क्योंकि मैं खुद मुंबई पुलिस का भी एक हिस्सा हूं और मुझे लगता है कि जब आप डंडा मारने की बजाय जब आप सिखाने की कोशिश करोगे तो उससे ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ेगी और लोगों को समझ आनी शुरू होगी, और जो लोग इससे पीड़ित हैं उनको कैसे उस चीज़ से निकाला जाए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं खुद 2 टीनेजर बच्चों की मदर हूँ, तो इसलिए मुझे पता है कि बच्चों को किस दिशा में लगाना चाहिए। बच्चों को, ये एक अच्छी बात आपने कही कि बच्चे, जो परिवार के बच्चे हैं,
उन परिवारों पर कितनी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जब वो बच्चा घर से निकल जाता है, स्कूल कॉलेज की तरफ कदम बढ़ा देता है, उसके बाद में वो बाहर क्या कर रहा है, उसके मित्र कैसे हैं, उन मित्रों की दिनचर्या क्या है, उन मित्रों के साथ उसका वक्त किस तरह से बीतता है, क्या इस मामले में आज के खासकर वर्किंग क्लास के पेरेंट्स इस दिशा में कोई प्रयास करते नज़र आते हैं, या इतने जागरूक हैं, या फिर उन्होंने तय कर रखा है उनका बच्चा जो कर रहा है वो सही कर रहा है? एक्चुअली एक जो जनरेशन गैप हमेशा से रहता आया है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई जाती हैं। जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी दिशा में चले, वो ज़रूरी नहीं है, बिकॉज़ बच्चे बाहर निकलते हैं, उनको आज की डेट में ऐसा लगता है कि हमारे दोस्त जो कह रहे हैं वो ज़्यादा बेटर है, हमारे पेरेंट्स जो कह रहे हैं उनको समझ नहीं है, वो ऑर्थोडॉक्स हैं। मुझे ये लगता है कि पेरेंट्स को बच्चों की सोच के साथ चलना पड़ेगा, उनके ऊपर चेक रखने की बजाय उनको ये एहसास दिलाना पड़ेगा कि वो जहाँ भी जा रहे हैं एक दोस्त बन के वो माँ बाप से सब शेयर करें, बजाय कि वो उनको हर वक्त डंडा दे के रखे कि इतने से इतने बजे तक। उनकी डेडलाइन क्रिएट करने की बजाय बच्चों के अंदर एक जज्बा लाएं कि अगर उनको इतने बजे घर पर आना है तो बच्चों के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि उनकी एक उनको अपने तरफ फोकस करने, अपने फ्यूचर की तरफ फोकस करना आना चाहिए। अगर बच्चे गलत संगति में ना पड़े तो ये माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों का टैलेंट एक्सप्लोर करके जो चीज़ बच्चों को पसंद है उनको उसमें डाले। ज़रूरी नहीं है कि मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि एक डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर ही बने या इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर ही बने। नॉर्मली बच्चों का फोकस तभी क्रिएट होता है जब उनके जो वो चाहते हैं वो करना चाहे, और जब वो नहीं कर पाते हैं तो वो डिप्रेशन में आते हैं, और डिप्रेशन में आने की वजह से वो ऐसी गलत दिशाओं की तरफ जाते हैं। गलत डिप्रेशन में आने के बाद बच्चों के साथ परिवार का कितना संबंध रह पाता है, कितना संपर्क रहता है, एक दूसरे के बीच कितनी बॉन्डिंग है, सब कुछ इस पर डिपेंड करता है। अगर हम अपने बच्चों को परिवार में बुजुर्ग बड़े साथ होते हैं, बच्चों को अगर हम ये समझा सकते हैं कि आग को छूने से आप जलेंगे, छुरी पर चलने से पैर हाथ कटेगा, और इस तरह के तमाम छोटी छोटी चीज़ें जब हम अच्छे और बुरे का फ़र्क बताते हैं, तो हम क्या बात है कि अपने बच्चों को वो नहीं समझा पा रहे जिसका वो शिकार हो रहे हैं। क्यों नहीं हम नशे से उन्हें दूर रख पा रहे हैं? क्यों हम अपराध की तरफ आकर्षित हो रहे बच्चों के मानसिक उनके विकारों को समझ नहीं पा रहे हैं? क्यों? ये सवाल पेरेंट्स के लिए भी है और समाज के लिए भी है। हम इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। कहीं जाइएगा नहीं, हम एमडी के खौफ पर बात कर रहे हैं। इस ब्रेक के बाद भी कहीं जाइएगा नहीं। ये है हमारा सपनों का भारत। बिल्कुल, विकसित भारत के इस सपने को सच बनाने में अपना योगदान दीजिए। समय पर सही सर्विस टैक्स का भुगतान कीजिए। सेवा कर का भुगतान यानी देश के विकास में योगदान।
global advertisers, scaling new heights in outdoor media. के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं एमडी का खौफ। ये किसी मैनेजिंग डायरेक्टर की बात नहीं है, ये वो एमडी है जिसने समाज में एक पूरे समाज को अपने दायरे में ले रखा है। हर दूसरे तीसरे चौथे घर का एक प्राणी ज़रूर इसके शिकार बना हुआ है। हमने जन जागरण मुहिम छेड़ रखी है, हमने कानून का डंडा चला रखा है, हमने रिहैब सेंटर्स खोल रखे हैं, हम उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं, लेकिन ये जहर रुकने का नाम नहीं ले रहा। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? कौन है वो शक्तियाँ जिन्होंने इस नशे का आदी बनाकर हमारे देश, पूरे देश को खोखला करने की साजिश कर रखी है? अभी पिछले दिनों की बातें हैं, चर्चा के दौरान जहन में मेरे आया था कि जब ये विदेशों से आया हुआ जहर और फिर हमने ही उसे डेवलप कर लिया और अपने ही नौनिहालों को हम इस कदर बर्बाद होते हुए देख रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कोशिश हमारी तरफ से जारी है, कोशिश उन सैल्यूट है उन एनजीओज़ का, उन नेताओं का, उन लोगों का, उन पुलिस अधिकारियों का, ऐसे हर व्यक्ति का जो इस मुहिम का हिस्सा बनकर जन जागरण कर रहा है और अपने तरीके से इस जहर के खिलाफ खड़ा हो रहा है। हम हर उस शख्स को सलाम करते हैं। अब हमारे साथ चर्चा में स्नेहिल साहब हैं, हमारे साथ गुरप्रीत जी हैं। हम चर्चा को आगे बढ़ाएं इससे पहले हम देखते हैं, कुछ और लोगों के बयान देख लेते हैं। एक क्या कहा इस पर रामदास अठावले ने, क्या कहा एडिशनल कमिश्नर कृष्ण प्रकाश ने, हम वो दिखाते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। उद्धव ठाकरे जी ने और अच्छा निर्णय लिया, देवेंद्र फडणवीस जी ने उसको बहुत ही अच्छा कोऑपरेशन करते हुए, मतलब आज दोनों पार्टियों के मंत्रियों का जो शपथ विधि का प्रोग्राम हुआ है, ये महाराष्ट्र के विकास के लिए, महाराष्ट्र के लोगों को दिलासा देने के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर बात की जाए आरपीआई की, आरपीआई भी गठबंधन में थी, आरपीआई की कोटे से एक भी मंत्री नहीं लिए गए, उस पर क्या कहना चाहिए? अभी उस पर यही कहना है कि भाई मुख्यमंत्री जी का आग्रह ये था कि भाई मैंने महाराष्ट्र के कैबिनेट में आना चाहिए, मुझे वो कैबिनेट मंत्री पद देने के लिए तैयार थे, वो लगातार मेरे से संपर्क में थे, लेकिन मैंने मेरी असहमति दर्शाई थी कि भाई मैं महाराष्ट्र में नहीं आना चाहता हूँ और दिल्ली के सरकार में ही मुझे मंत्री पद मिलना चाहिए। द्वारा चलाई गई एमडी ड्रग्स के खिलाफ लगातार मुहिम में आज हमारे साथ मौजूद हैं साउथ रीजन के एडिशनल सीपी कृष्ण प्रकाश जी। उनसे जानते हैं कि मुंबई पुलिस किस तरह से एमडी ड्रग्स के खिलाफ अभियान चला रही है। सर, सबसे पहले तो लेमन न्यूज में स्वागत है आपका, और जानना चाहेंगे कि एमडी ड्रग्स के जो आज इस समय मुंबई में पूरे जो युवा पीढ़ी है गिरफ्त में जाती जा रही है, किस तरह से मुंबई पुलिस इस पर काम कर रही है? जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि युवा पीढ़ी इस ड्रग्स के बहुत ही ज़्यादा चक्रव्यूह में फंसती जा रही है, और ख़ासकर ये गरीबों का ड्रग्स हो गया है। इस ड्रग्स की सबसे बड़ी हानि ये है कि ये 1 से 2 साल में व्यक्ति को पूरी तरह से खोखला करके मार डालता है। ऐसी परिस्थिति में हमारे आयुक्त श्री राकेश मारिया जी और हमारे सह पुलिस आयुक्त कानून और व्यवस्था श्री धनंजय जी कमलाकर साहब का ये निर्देश था कि ड्रग कंज्यूमर्स पे तो कार्रवाई की ही जाए, पर इसके साथ ही साथ ड्रग के जो पजेशन करने वाले लोग हैं, जो लोग ड्रग रखते और बेचते हैं, उन पे भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और यहाँ ये ड्रग्स जो बेचते हैं और जो दूसरों को आदत लगा देते हैं ड्रग्स की, ऐसे लोगों पर अब हम उन लोगों को जिन्होंने इन्होंने आदत लगाई है, उन लोगों का बयान लेकर के 228 के धारा के अंतर्गत, आईपीसी की धारा के अंतर्गत कार्रवाई कर रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि उन्होंने उनको विष पीने के लिए प्रवृत्त किया। सर, अगर बात की जाए साउथ रीजन के, आपका अंडर में है, तो साउथ रीजन में अब तक कितने मामले ऐसे आए हैं? ड्रग पजेशन के लगभग 30 मामले आए हैं और अभी उनके लिए हम साक्षीदार और ये ला रहे हैं। अगर आप ड्रग कंजम्पशन के कहेंगे तो ये करीब 2400 से ज़्यादा मामले हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे कृष्ण प्रकाश एडिशनल सीपी जी, जिन्होंने बताया कि अब तक साउथ रीजन में 30 से ज़्यादा मामले आए हैं और पुलिस पूरी जागरूकता के साथ इस पर काम कर रही है।
कैमरामैन सागर के साथ प्रदीप शर्मा, लेमन न्यूज, मुंबई। ये थे एडिशनल कमिश्नर कृष्ण प्रकाश, जिससे बात की हमारे अपने सहयोगी प्रदीप शर्मा ने, और उन्होंने भी अपने तरीके से इस पर चिंता भी जताई। और एक बात में हम स्नेहिल जी देखिए, स्टेटस सिंबल की भी बात आई कि ये गरीबों का, ये अमीरों का, वो ड्रग्स की जितनी क्वालिटीज़ हैं, जितने तरीके हैं, जितने और अलग अलग रूप में उपलब्ध है, तो जितनी महंगी है वो हाई क्लास की है, जो सस्ती है वो लोअर क्लास की है। नशा आखिर नशा है। नशे ने घर तोड़े हैं, परिवार तोड़े हैं। बहुत नज़दीक से हमने देखा है परिवारों को टूटते, बिखरते और खोखला होते नशे की लत के कारण, कभी शराब के, कभी ड्रग्स के, और अब एमडी का जहर। क्या कहना चाहेंगे? इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, ये आता कहाँ से है, ये इस पर रोक कैसे लग सकती है, इसे युवाओं तक अगर पहुंच भी जाता है, स्कूलों कॉलेजेस में, क्यों नहीं हम एक इस तरह के कोर्सेज शुरू करें जिससे आइडिया हो, बच्चों को पता चले कि ये उनके लिए एक पल के लिए उनकी ज़बान पर रखने से, उसे सूंघ लेने से, या नशे के अलग अलग तरीके से उन्हें इस्तेमाल कर लेने से वो वक्ती तौर पर डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं, या फिर वो शेर बन सकते हैं जो कुतुब मीनार हिला दे, लेकिन आखिर में वो खोखले हो रहे हैं, उनका शरीर खोखला हो रहा है, उनका परिवार ख़त्म हो रहा है। ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं वो? मैं आपको पहले तो ये बताना चाहूँगा कि मैं कई सालों बाद इंडिया में शिफ्ट हुआ था, तो मैंने क्राइम एजुकेशन की मुहिम यहाँ पे चालू की थी। तो भले वो सड़क हो, स्कूल, कॉलेजेस, जेल्स, कॉर्पोरेट क्लब्स, लायंस क्लब, अलग अलग लोकेशंस में मैंने क्राइम एजुकेशंस की बहुत सारे लेक्चर्स रखे। जो ड्रग्स के मामले में सबसे पहला जो मुद्दा मुझे समझ में आता है वो ये है कि उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा उनको अंडर एस्टिमेट करते हैं। उनको लगता है पेरेंट्स को कि नहीं, हमारा बच्चा है, उसको ड्रग्स के बारे में कुछ नहीं पता। पर ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि उनको क्राइम की मालूमात उनसे भी ज़्यादा होती है। मैं एक बार, मेरा ट्रिप था एक जेल के अंदर, जहाँ पे डोंगरी में, जहाँ पे सारे बच्चे इस समय प्रिजनर्स हैं, वहाँ पे वो आपको सेक्शन नंबर से बताएंगे कि हम ये सेक्शन के नंबर पे हम लोग अंदर बैठे हैं। ड्रग्स हो, मर्डर हो, रेप हो, हर चीज़ करके बैठ जाते हैं, और वो हमें सेक्शन नंबर बताते हैं। तो उसी से आप ये इतना समझ सकते हो कि क्राइम की नॉलेज बच्चों में कितनी ज़्यादा है। इसी ढंग में जब भी मैंने कई बार कोशिश की कि स्कूल कॉलेजेस में जाके उनको बताया जाए कि ड्रग्स के बारे में बच्चों को बहुत नॉलेज है, तो कई पेरेंट्स होते हैं वो सबसे पहले ना बोलते थे, नहीं हमारा बच्चा बिगड़ जाएगा। इसी ढंग में कई जो पहले सेक्स एजुकेशन होती थी उसको बंद भी कर दिया गया कि उनको मालूम पड़ेगा तो और वो लोग करेंगे। वो सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जो क्यूरियोसिटी बच्चों में होती है वो सबसे ज़्यादा क्राइम उनसे करवाती है। जी, आपके भीतर अगर एबिलिटी है, आप में संभावनाएं हैं, आप में रचनात्मकता है, आप में कुछ कर गुजरने की चाहत है, दिशा देने की बात है। अगर दिशा दी जाती है, सही दिशा मिलती है, तो लोग अब्दुल कलाम बनते हैं, लोग प्रणब मुखर्जी बनते हैं, लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह बनते हैं। एबिलिटी है, आप में क्वालिटी है, आप में रचनात्मकता है। अगर आप नकारात्मक दिशा में जाते हैं तो आप दाऊद बनते हैं, आप राजन बनते हैं, आप पुजारी बनते हैं, और न जाने क्या क्या क्रिमिनल बनते हैं। ज़रूरत इस बात की है उसे दिशा देने की। दिशा देने का काम कौन करेगा? या तो परिवार, या तो उसका विद्यालय, या उसके सहयोगी, उसके साथी, उसके दोस्त। हम इस दिशा में भी एक अलग से इस पर ज़रूर कार्यक्रम करेंगे कि आखिर वो होना क्या चाहिए और हो क्या रहा है। हम देश को दे क्या रहे हैं, हम समाज को दे क्या रहे हैं, चर्चा इस पर करेंगे। बात हम कर रहे थे, गुरप्रीत जी, हम जिस पर बात कर रहे थे, आपने इस मुद्दे को देखा है, परिवारों को देखा है, उनको बिखरते हुए देखा है। स्नेहिल जी कह रहे हैं कि वो लोग, वो बच्चे जिनको इस बारे में जानकारियां होती हैं, सेक्शंस तक बताते हैं, क्यों स्नेहिल जी? उन्हें पता होता है वो क्या जुर्म कर, अच्छा जुर्म करने से पहले उन्हें पता होता है कि ये जुर्म है। वो तो अच्छे से गूगल में जाके रिसर्च करके बैठ जाते हैं, क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन गूगल और ऐसे लोकेशन में इतनी आसानी से मिल जाती है कि वो सबसे पहले वहीं पे जाके देखते हैं। और बाकी आपकी मूवीज में तो आपके पास आते हैं स्नेहिल जी। हमारे साथ संजय जी लगे साथ में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, माफ़ कीजिएगा, आप थोड़ी देर से आ रहे हैं, आपके पास चर्चा कई रास्तों से होते हुए फिर आपके पास आई है। ये बताएं कि जब आप समाज के बीच में जाते हैं, वो समाज सेवी
जो पुलिस अधिकारी हैं, NGOs के लोग हैं, जब इस काम को कर रहे होते हैं तो इस नशे के आदी लोग या इसके सप्लायर लोगों का क्या रिएक्शन होता है उन लोगों के प्रति? देखिए, ये एक प्रकार का ऐसा नासूर बन चुका है कि इससे निजात पाना इतनी जल्दी इससे निजात पाना मुश्किल सा है। चूँकि हम अपने घर के लोगों से लड़ सकते हैं, हम अपने आसपास के लोगों से लड़ सकते हैं, लेकिन इस गुप्त शत्रु नुमा ये जो शख्स जो ड्रग्स माफिया कहलाता है और चंद रुपए कमाने के लिए यह लोगों की जीवन से जो खिलवाड़ कर रहा है, उन माता पिता, उन अभिभावकों को ये सोचना होगा कि उनका बेटा या उनकी बेटी जब घर से निकलते हैं तो वह किस संगत में रहते हैं। और दूसरी बात, सबसे अहम बात यह है कि ज़्यादातर बिल्कुल है, डंडा उसके लिए नहीं उठाया जाएगा जिसके लिए काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। जो लोग इस नशे का सेवन कर रहे हैं उन्हें आप डंडे से मत मारिए, उन्हें आप सिर्फ समझाइए, लेकिन उनके लिए डंडा ज़रूर उठाइए जो इस तरह के मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त है। और खास करके ये आ कहां से रहा है, मुंबई पुलिस इस जद्दोजहद में जुटी हुई है। कुछ समय पहले हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर शुक्ला, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि उन्होंने अपने तरीके से यह प्रतिक्रिया दी है, लेकिन मैंने पहले कहा था और अब भी कह रहा हूं कि यह सिर्फ और सिर्फ कीटनाशक दवा है जो फसलों को बर्बाद करने न करे, इसलिए किसान इसका इस्तेमाल करते हैं। 25 रुपए का यह जहर 1000 रुपए तक यह बिक रहा है। युवा पीढ़ी इसमें बड़े पैमाने पर हिस्सा ले रही है, लेकिन डॉक्टरों को यह समझ से परे है सलमान जी। अब तक इस पर रिसर्च करने की आवश्यकता है कि किन किन चीजों का समावेश है इस जहर में, और खास करके सरकारी अस्पतालों में मरीजों की एक लंबी फहरिस्त है। मैं बताना चाहूंगा आपसे कि MD का सेवन करने वाले व्यक्ति को हमने करीब से देखा है, उसके जो दिमाग, उसका जो मस्तिष्क है, उस मस्तिष्क का स्नायु तंत्र जो होता है वह गल गल कर उसके नाक की रास्ते से, उसके मुंह के रास्ते से बाहर निकल रहा है। इससे अंदाजा लगाइए कि मौत कितनी भयानक होगी। बिल्कुल बिल्कुल संजय, हम शुरू से इस बात पर जोर दे रहे हैं कि कानून उन लोगों पर शिकंजा कसे जो इस जहर को सप्लाई कर रहे हैं, ये जहां से तस्करी हो रही है। अभी चर्चा के बीच में इसराइल जी गुरप्रीत और हम चर्चा कर रहे थे तो ये बात निकली कि ये विदेशों से किस तरह से तस्करी होकर आती है, इसके सेंटर्स कहाँ हैं। ऐसा नहीं है कि पुलिस अधिकारियों तक पता नहीं है, पुलिस अधिकारियों को काफ़ी कुछ पता है, अपने तरीके से वो कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं। हम अभी चूँकि विषय को डाइवर्ट भी नहीं करना चाहते, पुलिस के कार्यशैली पर भी प्रश्न चिन्ह अभी लगाना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन जो लोग शिकार हो चुके हैं, इस नशे की जद में आ चुके हैं, इस नशे का सेवन करके इस समाज को एक बिल्कुल गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं, उनके प्रति हम सजग कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं। डॉक्टर्स की आपने बात की, बिल्कुल डॉक्टरों को भी इस मामले में पहल करनी होगी, उसका तोड़ निकालना होगा। शुरू में ये देखा जाता था कि सिगरेट पीने वाले, तंबाकू खाने वाले और नशा करने वालों के लिए रिहैब सेंटर्स होते थे, उन्हें कुछ इस तरह की दवाइयाँ दी जाती थी जिससे उन्हें ये नशे की चीज़ें उन्हें कड़वी लगने लगती थी, बुरी लगने लगती थी, वो दूर होते थे। उनका इस्तेमाल भी किया जाना चाहिए, काउंसलिंग भी हो। युवा पीढ़ी, हमारी चिंता इस बात को है कि वो युवा पीढ़ी जो इस समाज को दिशा देने का काम करती है, वो युवा पीढ़ी मात्र 25 रुपये में मिलने वाली चीज़ों को, नशे की चीज़ को 1000 रुपये में बेचकर ख़रीद कर अपना ही नुकसान कर रही है। और न सिर्फ अपना नुकसान कर रही है बल्कि नशे की जद में आकर वो समाज को अलग अलग क्राइम की ओर भी ढकेल रही है। गुरप्रीत जी, आपने देखा होगा नशे, इस तरह के नशेड़ी जब नशा कर लेते हैं, हम बहुत ही सादा सूदा उदाहरण देते हैं, बहुत ही सुलझा हुआ एक उदाहरण दे रहे थे कि वो कुतुब मीनार हिला लेते हैं अपने जब वो नशे में होते हैं तो, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ क्राइम करते हैं, चोरी, डकैती, बलात्कार। ऐसे कई केसेस हमारे सामने भी आते हैं। जी, कुछ कह रही हैं आप? जी, ऐसे कई केसेस हमारे सामने भी आते हैं। अभी पीछे एक केस आया था हमारे पास जहाँ पे कि एक स्लम में पिछले 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था और उसके माँ बाप बिल्कुल
उनके पास कोई था ही नहीं कि उनको कैसे इसको ट्रीट किया जाए, उसका इलाज कराया जाए या पुलिस की तरफ वो भागे। तो मतलब इसमें कंफ्यूजन भी रहता है। गुरप्रीत जी, हम आते हैं, हमारे साथ में नगर सेविका प्रियतमा सावंत जी जुड़ गई हैं, हम उनसे चर्चा बात करते फिर आपके पास आते हैं। प्रियतमा जी, जी आपका बहुत बहुत स्वागत है लेमन न्यूज़ में। मैं सैयद सलमान। हम चर्चा कर रहे हैं ड्रग्स की, एमडी की, समाज में फैले हुए इस जहर पर किस तरह से आप काम कर रही हैं और क्या करना चाहिए आपके नज़रिए से, आप बताएं। जी देखिए, बहुत ज़्यादा तौर पे जो युवा पीढ़ी है वो उसमें ज़्यादा बर्बाद हो रही है। तो पहले तो हमें इन युवाओं को काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या कर रहे हैं और इससे इनको क्या हानि है। और ये जो काउंसलिंग हो सकता है वो अगर जो स्कूल में पढ़ रहे हैं तो स्कूल के जरिए, अगर वो कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो कॉलेज के जरिए, तो स्कूल में काउंसलर अपॉइंट होने चाहिए। जी, स्कूल और कॉलेजेस में काउंसलर होने चाहिए। प्रीतमा जी, हमारे साथ में हमारे एक अतिथि स्नेहल ढाल साहब है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो क्राइम के मामलों के एक्सपर्ट माने जाते हैं। वो कोई सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं। स्नेहल जी, प्रीतमा जी सुन लें। मैडम, आपने जो कहा कि काउंसलिंग होनी चाहिए, पर उसके लिए परमिशंस भी आप लोग को देनी चाहिए। ये सबसे अहम काम आप लोग का यही होता है कि आप सबसे पहले अवेयरनेस ला सके। पर कॉर्पोरेटर्स और जो बीएमसी है वो अवेयरनेस लाती ही नहीं है। कोई बजट सेट नहीं किया है आप लोग ने, कोई अवेयरनेस का आपने कोई परमिशन का आपने कोई लोकेशन नहीं रखा है। आप एक बार खुद जाके अगर म्यूनसिपैलिटी स्कूल्स में जाओगे और उनसे बस पूछोगे क्राइम का डेफिनेशन बताए, और वही डेफिनेशन आप बाद में बीएमसी वालों से पूछो, आपको बच्चे ज़्यादा अच्छी तरह बता पाएंगे कि उसका मतलब क्या होता है। तो काउंसलिंग के साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप एक परमिशंस भी ला सके, उसके अवेयरनेस भी ला सके। शायद प्रीतमा जी से हमारा संपर्क टूट गया है, हम उनसे फिर दोबारा संपर्क करेंगे। प्रीतमा जी, शायद उनसे हमारा संपर्क टूटा है, हम उनके पास आते हैं। गुरप्रीत जी, हम बातों को जिस दिशा में जी, प्रीतमा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रीतमा जी, स्नेहल जी ये कहना चाह रहे थे कि वो फंडिंग की कमी या फिर उस मामले में जागरूकता, हम जब सड़कों पर उतरे, क्या ही बेहतर हो, हमारे 227 नगर सेवक और साथ ही साथ जितने कॉप नगर सेवक हैं अपने अपने विभागों में, जितने स्कूल म्यूनसिपलिटी के पढ़ते हों, जितने भी स्कूल कॉलेजेस हों, क्या अपने तहीं वहाँ के प्रिंसिपल को कॉन्फिडेंस पे लेके, वहाँ के विधायक को, वहाँ के सांसद को कॉन्फिडेंस पे लेके, वहाँ के समाज सेवियों को कॉन्फिडेंस पे लेकर, क्या एक स्कूलों कॉलेजेस में इस तरह की मुहिम नहीं चला सकते जो आप कह रही थी, एक अच्छी राय दे रही थी आप कि उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए? क्या इस दिशा में प्रयास नहीं होने चाहिए? मैं खुद एजुकेशन कमेटी में मेंबर हूँ जी, और मैंने हमेशा, जब भी बजट का जो हमारा स्पीच रहता है, बजट के ऊपर चर्चा रहती है, हमेशा ही मैंने ये पॉइंट कहा हुआ है कि हमारे स्कूलों में काउंसलर होना बहुत जरूरी है। जी, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि क्राइम्स भी बढ़ रहा है स्कूलों में, फिर ये जो बच्चों के ऊपर लैंगिक अत्याचार होते हैं, तो इन सब के बारे में अवेयरनेस बच्चों में होना बहुत जरूरी है। क्या होता है, बहुत से बच्चे माँ बाप से बात नहीं कर सकते, फ्रेंड्स से या टीचर से नहीं करते, लेकिन हो सकता है वो काउंसलर्स को बताए। जी, काउंसलर तो बताए। प्रीतमा जी, हम इस विषय पर जरूर फिर आपसे संपर्क करेंगे और आपकी बातों को और हम आगे बढ़ाएंगे, आपके जरिए इस मामले पर पहल करेंगे और मुंबई महानगर पालिका के वरिष्ठ अधिकारियों से और इस संबंधित अधिकारियों से जानने की कोशिश करेंगे कि कम से कम बीएमसी स्कूलों से ये पहल हो। प्राइवेट स्कूल के लोग अफोर्ड भी कर सकते हैं, वो इस तरह के काउंसलर्स रखते भी हैं कहीं कहीं, लेकिन उनका कितना उपयोग सदुपयोग होता है ये एक अलग प्रश्न है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का प्रियतमा जी। बात आप कुछ हमारी कट गई थी गुरप्रीत जी। मैं सलमान जी ये बोलना चाहूँगी, पहले तो मैं संजय जी को बोलना चाहूँगी कि ज़रूर हमें डंडा कसना चाहिए उन लोगों पर जो ड्रग पेडलर्स हैं, जो अब्रॉड से आके यहाँ पर यही काम करने आते हैं। क्योंकि जहाँ तक देखा जाए, आप सिर्फ मुंबई की बात ना करें, पंजाब में जिस तरह से ये नशा फैल रहा है वो भी एक बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है। पूरे देश की यही स्थिति है। गुरप्रीत जी, कहीं कुछ छूटा नहीं है, कोई देश का कोई कोना छूटा नहीं है, नज़र। और ज़्यादातर ये जो सब चीज़ें होती हैं वो बॉर्डर से यहाँ तक आई जाती हैं, ताकि इंडिया भारत के जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनका जो भविष्य है उसको वो ख़त्म किया जाए और जितनी जड़ तक उसका समाप्ति हो सके। बट इस चीज़ को लेकर पुलिस को ना सिर्फ कड़े कदम उठाने चाहिए, ड्रग पेडलर्स को पकड़ना चाहिए, उसके अलावा जैसे स्नेहल जी ने बोला, बीएमसी के स्कूल्स में, बड़े स्कूल्स में काउंसलर्स हमेशा होते हैं, बीएमसी के स्कूल्स में, दूसरे स्कूल्स में जो गरीब तबके के
स्कूल है, उनके पास इतनी फैसिलिटीज नहीं होती है कि वो काउंसलर्स रख सके, तो जी। इसके लिए इस सरकार दिशा में और इसमें एनजीओज का भी रोल बढ़ जाता है। स्नेहल जी, आप, गुरप्रीत जी, आप, हम लोगों ने एक शो किया, मात्र ये शो तक सीमित न रहे, इस कदम को और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। संजय, हमारे अपने सहयोगी संजय मिश्रा, हमारे प्रदीप शर्मा, सलामत अली, अवनिंद्र आशुतोष, या हमारे जितने सहयोगी हैं इस मामले में लगे हुए हैं, हम सबको साधुवाद देना चाहते हैं कि इस मुहिम को वो समाज के उस तबके तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं जहां पर यह जहर फैला हुआ है। हम अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे, आपके इलाके में आप जिस किसी को हमारे लेमन न्यूज़ के एक छोटे से छोटे जिसका भी संपर्क निकल आए, आप अपने हमारे अपने सहयोगियों को, लेमन न्यूज़ से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति को अपने इलाके में फैल रहे इस जहर की सूचना दे सकते हैं, जो हम तक पहुंचेगी और हमारा अपना नेटवर्क इस मामले में सजग रहेगा। आपकी बातों को आपके ज़रिए हम दूसरे दर्शकों तक भी पहुंचाकर एक जन जागरण मुहिम को और भी आगे ले जाना चाहते हैं। हमारे साथ आप जुड़ी, गुरप्रीत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, स्नेहल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, संजय मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन बातों को रखने के लिए। जैसा कि हमने कहा कि समाज का अगर हम हिस्सा हैं तो आप भी हमारा हिस्सा हैं। हम आपके पास आ रहे हैं, आप भी हमारे पास आएँ। 2 कदम आप चलें, 2 कदम हम चलते हैं। ज़रूर इस नशा मुक्त मुंबई, नशा मुक्त महाराष्ट्र और नशा मुक्त देश बनाने में हम सब मिलकर योगदान दे सकते हैं और हमें देना ही होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, इसके बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। सलमान को और इस पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखते रहिए लेमन न्यूज़। नशा बना समाज के लिए कोड।